Although being an above average student, it required me 3 drops to crack NEET. Hello everyone, myself Supriya Dubey. I am from Mumbai, Maharashtra. Yes, I needed 3 drops to crack NEET. मैं 10th स्टैंडर्ड से ही एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी. मेरा 9th में, 8th स्टैंडर्ड में और 10th में फर्स्ट या सेकंड रैंक आया करता था. 10th स्टैंडर्ड में मेरे स्कूल में मेरा फर्स्ट रैंक आया था. 89.2% था. मैं महाराष्ट्र बोर्ड की हूँ. उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में मुझे पता नहीं था नीट के बारे में ज़्यादा. मेरी फैमिली में कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं है, मतलब कि दूर दूर तक कज़न्स में भी या फिर मेरे फादर के भी पहचान में कोई भी नहीं था जो MBBS या फिर नीट की तैयारी कर रहा था. तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था. ये 2019 की बात है जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ था. मेरे फादर ने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे क्लासेस में एडमिशन दिलाया था. वहाँ पे मैंने 11th स्टैंडर्ड ऑफलाइन अटेंड किया. जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड में आई उस समय कोविड-19 आ गया. लॉकडाउन हो गया पूरी इंडिया में. हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन होने लगे. ऑनलाइन अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, पर धीरे धीरे मैंने कोशिश की करने की. 11th स्टैंडर्ड में एक्चुअली हमारे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं जिसमें थी वहाँ पे नीट की तैयारी उन्होंने कहा था कि वो दिवाली के बाद से कराएंगे. मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने मोबाइल पे या फिर गूगल और यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च नहीं किया था. तो मुझे लगा अच्छा दिवाली के बाद से होता रहेगा तो उसके बाद ही कराएंगे. उन्होंने एक्चुअली क्लासेस में सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाया और जैसे कि MCQ प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है और बोर्ड्स में और नीट की तैयारी में बहुत डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस वो लोग कहीं ना कहीं कवर नहीं कर पा रहे थे. मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था. मुझे अपने टीचर्स पे बहुत भरोसा था, बहुत ट्रस्ट था. मुझे लगा जो लोग पढ़ाएंगे मुझे वही उतना ही करना चाहिए, उनके स्टेप्स कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए और अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा नीट क्रैक हो जाएगा. वहाँ पे भी मैं एक अच्छी गुड स्टूडेंट थी. वो लोग कहते थे कि हाँ अगर आप ऐसे करोगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा. तो ये 11th स्टैंडर्ड की स्टोरी है. उसके बाद मैं 12th स्टैंडर्ड में जैसे मैं आई लॉकडाउन लग गया, कोविड-19 आ गया, नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया. हमारी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई. ऑनलाइन होती थी 7 AM से अराउंड 12 AM. वहाँ पे भी बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाया जाता था, यानी कि डेरिवेशन कराया जाता था. वो भी जितना सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है उतना ही, और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस वो नहीं कराए जाते थे. बायो के भी लेक्चर्स नहीं लगाए जाते थे. मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि क्या सिचुएशन थी. तो 12th स्टैंडर्ड में ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से ज़्यादा कुछ ठीक से हो नहीं पाया. फिर मैं ऐसे ही करती गई. बायो मुझसे हो रहा था, बायो मैंने किया था, बायो की तैयारी थोड़ी मैंने की थी. और उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री मगर ठीक से नहीं हो पा रहा था. फिजिक्स स्पेशली बिल्कुल नहीं हो पा रहा था. डाउट लेक्चर्स नहीं लगते थे और ये प्रॉब्लम थी. उसके बाद में जैसे जैसे नवंबर दिसंबर क्रॉस हुआ, जनवरी आया, मार्च से हमारे बोर्ड्स होने वाले थे. फिर 1 मंथ मैंने सोचा बोर्ड्स को दे देते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, उसमें भी स्कोर लाना चाहिए. तो मैंने बोर्ड्स की तैयारी करनी चालू कर दी और जस्ट बोर्ड्स के 10 डेज़ पहले अनाउंस हुआ कि हमारा बोर्ड्स नहीं होगा और 11th स्टैंडर्ड का और 10th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट दे दिया जाएगा. तो मेरे 10th में 89.2 थे और 11th स्टैंडर्ड में 79.3 थे. तो उसके बेसिस पे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स हमसे कुछ असाइनमेंट्स लिखाए गए, उसके बेसिस पे हमारा परसेंटेज बना दिया गया. तो मुझे 12th स्टैंडर्ड में 94.33% है. आई डोंट नो कैसे, बिकॉज 90 क्रॉस तो 10th में भी नहीं हुआ था. बट इनका एग्रीगेट मार्क्स और एवरेज मार्क्स आई डोंट नो हाउ, बट ये परसेंटेज 94.33 आ गया. घर में सब बहुत खुश थे. 12th स्टैंडर्ड के स्कोर देख के सबको लग रहा था कि हाँ हो जाएगा अब तो नीट भी. तो रिज़ल्ट आया. उसके बाद में जब नीट का एग्ज़ाम आया, मैंने नीट का पेपर दिया. मैंने वहाँ पे देखा कि मुझसे बायो के क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं. बायो तो हो जा रहा है और फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने जैसे नॉर्मली मॉड्यूल से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था. तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर मेरा अच्छा नहीं रहा. फिर नीट का रिजल्ट आया, नीट 2021 में मेरा 12th हुआ था. उसके बाद में मैंने नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया. मेरा स्कोर आया 267. नीट के पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, वहाँ पे मेरा स्कोर 234 था. तो मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा इस साल नहीं हो पाएगा. पहले से थोड़ी सी अंदर से फीलिंग आ गई थी कि हाँ नहीं हो पाएगा. बट दिया मैंने नीट का एग्ज़ाम. पेरेंट्स ने कहा एक ड्रॉप और लो, तुम्हारे 12th में अच्छी परसेंटेज है तो तुम एक क्लासेस ज्वाइन करो और एक बार फिर से ट्राई करो, मतलब कोशिश करो एक फिर से देने की, शायद इस बार हो जाए. तो मैंने भी सोचा हाँ ठीक है एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था 10th स्टैंडर्ड तक. पर मेरे पेरेंट्स का, मेरी मदर का और मेरा ड्रीम था. हम लोग बहुत पैशनेट थे MBBS करने के लिए. मतलब वो बहुत दिल से चाहती थी कि मैं MBBS करूं और मेरा भी एक ही सपना था. मतलब मुझे मेडिकल फील्ड में ही आना था और कोई कोर्स करने में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे. तो फिर मैंने इसलिए ड्रॉप लिया. मेरे फादर ने कोचिंग में मुझे लगाया. तो जैसे मेरा कोई अच्छा स्कोर नहीं था नीट में, तो फिर मुझे एक बैच मिली
वो कोई टॉप बैच नहीं थी, नॉर्मल बैच थी, मीडियम लेवल आप बोल सकते हो। आप जानते हो, आप कभी भी रिपीटर बैच में एडमिशन लेने जाते हो 12th के बाद में, तो आपके स्कोर देख के, आपके स्कोर के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है, आपको बैचेस मिलती हैं। आपका 500 या अबव स्कोर रहेगा तो आपको अच्छी खासी टॉप बैच मिल जाती है। वहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। और अगर आपका मीडियम स्कोर रहेगा, जैसे 200 बिलो 250 या फिर 300 स्कोर रहेगा, बिलो 300, तो फिर हमें मीडियम टाइप की या फिर लोअर बैचेस मिलती हैं। लोअर बैचेस कहने का मतलब ये है कि मुझे जो बैच मिली थी वहाँ पे फिज़िक्स के टीचर्स, वहाँ पे फिज़िक्स के टीचर जो थे उनका हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता था। हमने काफ़ी बार हम काफ़ी बार वहाँ पे फैकल्टी के पास गए, कंप्लेन किया, बट मुझे नहीं समझ में आता। तो फिज़िक्स तो वहाँ पे मेरी ठीक से हो नहीं पा रही थी। केमिस्ट्री मुझसे होता था, बट 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो नीट का सिलेबस है वो 2 ईयर का कंप्लीट सिलेबस है। आपने 11th-12th में कुछ नहीं किया है। अगर आपने 11th-12th में बिल्कुल कोई प्रिपरेशन नहीं की है और फिर 1 साल में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था। मैं जा रही थी क्लासेस, हमारा 5 आवर क्लासेस होता था, उसके बाद मैं घर पे आती थी। मैं ट्रैवलिंग करती थी, मेरे घर से क्लासेस 1 आवर दूर था, और कभी कभी ट्रेन की वजह से ट्रेन लेट रहती थी, बारिश की वजह से 1.5 आवर चला जाता। सिर्फ जाने में तो 3 आवर आप कंसिडर कर सकते हो, मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग में जाता था। उसके बाद में अगर मैं 5 to 6 आवर भी सोती हूँ तो भी मुझे पढ़ने के लिए सिर्फ 5 आवर मिलता था। बिकॉज मॉर्निंग में गए 7:30 का क्लासेस रहता था, 6 बजे की ट्रेन से गए। उसके बाद में 12:30 तक कंप्लीट होते थे क्लासेस। उसके बाद में मैं 1 की ट्रेन पकड़ती थी और 2 बजे तक आती थी। उसके बाद में हम स्टडी स्टार्ट करते हैं 3-3:30 तक, लंच वगैरह करके 4 बजे से स्टार्ट भी करते हैं। फिर मुझे 5-6 आवर्स मिलता था, और उसके बाद में फिर सोना रहता था, और फिर सुबह वापस हो जाती थी। ऐसा मेरा रूटीन रहता था, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री कोप अप करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट का स्टोरी था। तो ऐसा चलता गया, मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। मुझे आई स्टिल रिमेंबर मेरा हाईएस्ट स्कोर 400 था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे कट ऑफ 550 ऐसे रहती थी। 2021 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, और उसके बाद में मैंने ड्रॉप लिया था, फर्स्ट ड्रॉप, और उसके बाद में मैं क्लासेस से तैयारी कर रही थी। तो 2021 का कट ऑफ 550 ऐसा ही था, मतलब कॉलेज मिल जाता था महाराष्ट्र में। तो फिर मेरा हाईएस्ट स्कोर 400 था, 350 यही रेंज में मुझे मार्क्स आ रहे थे। बायो हो रहा था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सॉल्व हो पा रही थी। क्लासेस में बहुत स्पीड में जा रहे थे। 11th स्टैंडर्ड उन्होंने 6 मंथ में कंप्लीट किया, और जैसे 12th आता है, जो भी रिपीटर में रहेंगे वो लोग जानते होंगे, 12th का सिलेबस वो लोग 2 या 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं। वो लोग इतना डिटेल में नहीं लेते, बिकॉज वो कंसिडर, उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है। वो जानते हैं कि, वो सोचते हैं कि हमारा 11th-12th हुआ है, हम 11th-12th में ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन करके आए हुए हैं, कुछ तैयारी ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो एक बूस्टर देने का काम करते हैं। उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है। बट मेरा ऐसा केस था कि मेरा 11th-12th में मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था। मैं सिर्फ थियोरी जानती थी, फिजिक्स की, केम की, बायो की, बट प्रैक्टिस मेरी बिल्कुल नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में नीट 2022 जो मैंने दिया, नीट का पेपर आया, मैंने दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने कोशिश की करने की, बट मुझसे नहीं बन रहे थे क्वेश्चंस। बायो मैंने किया, बायो में फिर मेरा स्कोर आया 320, और मेरा टोटल स्कोर था 2022 यानी कि सेकेंड अटैम्प्ट का 335। तो वो भी बहुत बुरा स्कोर था। क्लासेस लगाने के बाद भी 270 से 335, यानी कि 65 मार्क्स ही बढ़े। पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ गलती हुई है। इतना मेहनत करने के बाद, इतना क्लासेस जाने के बाद और इतना पढ़ाई करने के बाद भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लासेस नहीं लगाना चाहिए, मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इस बार मुझे खुद के ऊपर खुद से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लास में भी जाएंगे तो फिर से सेकेंड टाइम जब हम रिपीट अगर लगाते हैं क्लासेस, तो फिर से वही चीज़ें पढ़ाएंगे, मुझे फिर से लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। तो मुझे लगा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे 1 साल बैठ के घर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेरेंट्स से मैंने बोला कि नहीं, मुझे इस साल कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है। पेरेंट्स ने अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें एक बार फिर से प्रिपेयर करना है, कर लो, अपनी कोशिश कर लो। वो बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे एक और चांस दिया। फिर मैंने घर से तैयारी शुरू की। मैंने PW की बैच ली, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। PW की ऑनलाइन बैच चल रही है, मुझे उसका भी कोई आइडिया नहीं था। मैं एक्चुअली यूट्यूब पे या फिर गूगल वगैरह पे कभी सर्च नहीं करती थी इसके बारे में, जिसकी वजह से मुझे 11th-12th में भी कोई आइडिया नहीं था। नहीं तो अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे पहले जो मैं कोचिंग जाती थी, मुझे वहाँ पे मुझे छोड़कर एक अच्छी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी। मतलब जो स्टैंडर्ड क्लासेस होते हैं, टॉप रिनाउंड क्लास, जिसके हम नाम सुनते हैं, बैनर्स देखते हैं, जो रिजल्ट रियल में प्रोड्यूस करते हैं, उन क्लासेस में जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप भी कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो पहले हमें जाकर रिजल्ट देखना चाहिए कि उस साल कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वो मैंने या फिर मेरे पेरेंट्स ने, हमने उस क्लास में, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रही तब हमने चेक नहीं किया था, तो वो एक फॉल्ट रह गया था। तो सेकेंड अटैम्प्ट तो मेरा हो चुका था, मेरे 335 स्कोर थे। उसके बाद में
फर्स्ट ड्रॉप लिया मैंने, उसके बाद में सेकंड ड्रॉप में लेने के लिए मैंने सोचा PWC घर से ही तैयारी करेंगे। मैं घर से तैयारी करने लगी। मैं स्टिल अभी भी मैं आपको बता सकती हूँ कि उस साल मैंने बहुत मेहनत की थी। फिज़िक्स से मैंने बहुत प्रैक्टिस की। फिज़िक्स के लिए मैं MR सर के लेक्चर अटेंड कर रही थी। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मुझे लगता था हाँ अब मेरा हो जाएगा। मैंने प्रैक्टिस किया बहुत, बट मेरा ये प्रॉब्लम था कि मैंने एक बार प्रैक्टिस किया, मुझे नहीं पता था कि और बार करना चाहिए। और एक फॉल्ट है जो मेरी गलती, जिसकी मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ, कि मैंने टेस्ट नहीं दिया था। अगर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में टेस्ट दिए होते, मंथली टेस्ट दिए होते, और जो भी PW वाले टेस्ट है, PW वाले एवरी वीक लेते हैं मोस्टली, बट मैंने वो नहीं दिया था। मैंने एक क्लासेस की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो मंथली होती थी। कौन सी टेस्ट सीरीज से वो मैं लास्ट में बता दूँगी, पहले कंटिन्यू करते हैं। मंथली टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो मैं उनके जो टेस्ट सीरीज़ के वो सिलेबस आ रहा है उसके हिसाब से तैयारी करती थी। आई मीन ऑनलाइन जो क्लासेस हो रहे हैं वो मैं वो चैप्टर्स अटेंड करती थी जो आने वाले टेस्ट में आने वाले हैं, जो अपकमिंग टेस्ट में आने वाले हैं, वो लेक्चर्स अटेंड करती थी। और फिर मंथली टेस्ट होते थे वो देती थी। तो मेरा फर्स्ट, मुझे याद है मेरा स्कोर 560 आया था फर्स्ट टाइम। मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी। 560 स्कोर, आई मीन उस टाइम का कट ऑफ भी वही था। तो फिर मुझे लगा हाँ इस बार तो शायद हो जाएगा। 560 स्कोर आया था मेरा। उसके बाद में मैंने बाकी टेस्ट दिए, पर फिर धीरे धीरे मेरे स्कोर्स कम होने लगे। सेकंड टेस्ट में मेरा कुछ 534 आया था। फिर थर्ड टेस्ट में ऐसा 540 समथिंग आया था। उसके बाद में 520 के रेंज में, कभी 480 और लोवेस्ट 376 ऐसा गया था। मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे। मतलब कि पूरे साल भर में अगर आप पूछोगे तो मैंने 6-7 टेस्ट दिए रहेंगे, वो भी मंथली। तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो हमें टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देंगे तो हमें पता चला कि हमारे मिस्टेक, हमारे फॉल्ट्स कहाँ हो रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम था कि फिज़िक्स का जो मैंने प्रैक्टिस होता है वो मैंने एक ही बार किया था, और उसके बाद में साल भर रिवीजन नहीं किया। तो मेरा 11th का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं 12th का सिलेबस मैंने कंप्लीट किया। मुझे याद है मेरा सिलेबस कंप्लीशन में भी थोड़ा डिले हो गया था। तो मुझे याद है नीट 2023 से 25 दिन पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद में मैंने 11th रिविजन पूरे साल भर में एक भी बार 11th स्टैंडर्ड की बुक खोल कर नहीं देखी थी। अगर मैंने रिवाइज़ किया होता तो फिर बेटर होता। बट फिर जब 25 दिन बचे तो मेरे 11th स्टैंडर्ड थे, तो फिर मैंने देखा कि हाँ काफ़ी चीज़ें याद करने में मुश्किल हो रही है। तो रिविज़न ये प्रॉब्लम थी कि मैंने नहीं किया था पिछले साल, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया। फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मैंने फुल मार्क्स भी नहीं दिए थे। ये रियलिटी है, मैंने मार्क्स नहीं दिए थे। और फिर मैंने नीट का पेपर दिया। मैंने फुल मार्क्स नहीं दिए थे, बट एक फाइनल टेस्ट सीरीज़ होती है वो मैं दे रही थी। पर वो फाइनल टेस्ट सीरीज़ भी क्या होता है, स्टार्टिंग में पार्ट सिलेबस लेते हैं, फिर आपका फुल सिलेबस लेते हैं। तो मैं पार्ट सिलेबस के लिए कॉन्फिडेंट थी, वो मैं दे देती थी। बट फुल सिलेबस में ऐसा लगता था कि नहीं अभी भी कोई पार्ट बचा हुआ है, उसको फिर से रिवाइज कर लो। मुझे लगता था कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा मार्क्स इंप्रूव होगा। बट द रियलिटी वॉज, अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की, फिजिक्स एंड फिजिकल केम की प्रैक्टिस ज़्यादा करते तो हमारे मार्क्स इंप्रूव होते। तो मैं ज़्यादातर की थियोरी पार्ट कर रही थी फिजिक्स और फिजिकल केम का। तो मैं अपना ज़्यादा टाइम सिर्फ थियोरी में और पढ़ने में लगा रही थी, और मेरा प्रैक्टिस में बहुत कम टाइम जा रहा था। मैंने बहुत कम टाइम दिया था। उसके बाद में मैंने नीट 2023 दिया। मुझे 441 मार्क्स आए। बायो में तो अच्छा स्कोर था, 320 था। फिजिक्स में 50 मार्क्स ही थे सिर्फ, और केमिस्ट्री में 70 मार्क्स थे। सबसे बुरा मुझे फिजिक्स के लिए लग रहा था। एक्चुअली उस साल मैंने जितनी मेहनत की थी उतना मैंने इस साल भी नहीं किया। फिर मेरे 441 मार्क्स थे। उसके बाद में मैंने बताया पेरेंट्स को। पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मैं खुद भी बहुत डिसअपॉइंट। मुझे लगा नहीं, मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि कभी कभी भले मैं रोज़ टेस्ट नहीं देती, बट जब कभी कभी भी देती थी, जब भी देती थी मेरा स्कोर 560 580 ऐसा आता था। फाइनल टेस्ट सीरीज, मतलब जो मैंने 15 दिन पहले नीट 2020 से 15 दिन पहले, तो उसमें मेरा स्कोर 580 समथिंग था। बट वो पार्ट सिलेबस टेस्ट था, मतलब कि 11th स्टैंडर्ड का जो पार्ट सिलेबस होता है, मोशन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, वैसा। तो द थिंग इज़, हमें जो पार्ट सिलेबस टेस्ट है उससे जज नहीं करना चाहिए। जो फुल सिलेबस में मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है वही हमारा रियल स्कोर होता है। पार्ट टेस्ट में भले आपको बहुत, मैंने खुद अपने फ्रेंड्स को देखा है, पार्ट टेस्ट में बहुत हाई स्कोर्स आते थे उनके, बट फुल मार्क्स में थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम होती थी। बट फुल मार्क्स में इसलिए उतना स्कोर नहीं आ पाता था। मेरे 441 मार्क्स है, मैंने बताया पेरेंट्स को। अब तक मेरे ऑलरेडी 3 अटैम्प्ट हो चुके थे। 4th अटैम्प्ट लेना ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, बट द थिंग इज़, बाद में मैंने सोचा, रियलाइज़ किया कि मतलब क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आया, और मेरे सिबलिंग्स हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ मुझे मॉक टेस्ट फुल सिलेबस देने चाहिए थे। अगर मैं वो देती तब मुझे पता चलता कि अभी मैं कितनी चीज़ रिटेन कर पा रही हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे 11th-12th की याद नहीं है, तो उस चीज़ में मैं काम करती और फिर अपने स्कोर इंप्रूव कर पाती। तो मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे फुल टेस्ट देना चाहिए था। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आपको अगर कोई और फील्ड ज्वाइन करनी है तो आप कर लो BAMS एंड BHMS। उस टाइम पे BAMS BHMS
आई डोंट नो, मैं काउंसलिंग के लिए वेट करती हूँ तो मिलता नहीं मिलता, मे बी आई डोंट नो लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, मुझे आइडिया नहीं है। मैं काउंसलिंग के बारे में मैंने किसी भी अटेम्प्ट में देखा नहीं क्या कट ऑफ स्कोर रहते हैं, सिर्फ मुझे MBBS का पता था। बट मुझे BAMS बिल्कुल नहीं करना था, BAMS इन BHMS। MBBS का ही स्टार्टिंग से ड्रीम था, मुझे वही करना था। मेरे रिलेटिव्स में भी काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि मतलब कर लो BAMS BHMS, कोई भी फील्ड करो, लास्ट में डॉक्टर बनने से मतलब है, लास्ट में कोई ये नहीं देखता है, सिर्फ डॉक्टर का टैग ही इनफ रहता है। बट नहीं, जो ड्रीम था, जो पैशन, जो आपने स्टार्टिंग से सोचा है, अब आप बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकते हो? इतने साल की प्रिपरेशन, स्पेशली उस साल मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे याद है मैं मतलब 4 AM को उठती थी। अगर आप PW के स्टूडेंट, आपको मालूम है कि उनके 2.5 आवर्स सिर्फ फिजिक्स से लेक्चर होते हैं और केमिस्ट्री लेक्चर्स अटेंड कर रही थी। बायो के लिए मैंने बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग नहीं अटेंड किया था, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, तो फिर मैंने आनंद मनी सर का यूट्यूब से लेक्चर अटेंड किया था। वो कम्प्लीटली NCERT ओरिएंटेड पढ़ाते हैं और काफ़ी एक्स्ट्रा नहीं रहता है उनमें, तो मुझे वो बहुत टू द पॉइंट लगा, जो कि अभी लेटेस्ट NCERT आई मीन नीट में पूछ रहे हैं हमें, जो कि कम्प्लीटली NCERT ओरिएंटेड रहता है, एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। तो मैंने उनका लेक्चर अटेंड किया, 1 शॉट लेक्चर्स थे उनके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके रहते थे। तो बायो के लिए मैंने वही किया लास्ट ईयर, और फिजिक्स सेम का मैंने ऑनलाइन PW से लेक्चर्स अटेंड किए। तो फिर एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे लेक्चर्स अटेंड करने में चला आता था, नोट्स बनाने में। काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं और डाउट सॉल्व नहीं हो पाते थे। वो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही थी कि डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। मंथली टेस्ट सीरीज मैंने एक कोचिंग की ली थी, वो टेस्ट मैं मंथली दे रही थी। मेरा उसमें स्कोर अराउंड 560 580 यही आ रहा था। उसके बाद में मैंने मंथली टेस्ट दिया, मेरा नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम जा रहा था, टेस्ट में यही स्कोर्स आ रहे थे। PW के टेस्ट मैंने नहीं दिए, PW के जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे और जो वीकली टेस्ट होते थे वो मैंने नहीं दिया था। मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनका जो शेड्यूल था उसके हिसाब से मैं पढ़ती थी, उस चैप्टर सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि अगर मुझे वही देना है मुझे उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी, तो उसके हिसाब से मैं करती थी और फिर मैं टेस्ट देती थी। तो मेरे ये स्कोर आ रहे थे। तो मुझे फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बच पा रहा था, मतलब कि जो प्रैक्टिस होती है एक चैप्टर की, मेरा एक ही बार हो पा रही थी, और उसके बाद में सपोज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो 1 2 3 मंथ्स बाद भी मुझे वापस उसको री प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फिजिक्स एंड केम का बस एक बार ही प्रैक्टिस करने का टाइम मिल पा रहा था, उसके बाद में उसको रिवाइज करने का, पीछे मुड़ के पहले के चैप्टर्स रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा था। मेरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे था कि जैसे जैसे नीट नज़दीक आ रहा था, क्लोज आ रहा था, मुझे लगा सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा अराउंड 25 डेज़ पहले नीट के सिलेबस कंप्लीट हुआ। फाइनली मैंने और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि नहीं, चलो एक लास्ट अटेम्प्ट दे देते हैं, फिर से एक बार कोशिश करके देखते हैं, इस बार हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर आगे फिर से मुझे रिपीट करने का चांस नहीं मिलेगा। तो फाइनली मेरे लिए लास्ट चांस था, इस बार होता नहीं होता उसके बाद में फिर कभी मैं नीट नहीं दे सकती थी, तो इस बार मुझे अपना 100% देना था। मुझे इतना प्रैक्टिस करना था, इतना एफर्ट देना था कि बाद में मुझे कभी रिग्रेट ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। चाहे मेरा हो या ना हो, बाद में मुझे कभी लाइफ में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने खुद की तरफ से कोई मेहनत कम की है या फिर मैंने खुद पढ़ाई नहीं की, ऐसा मुझे कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यही थॉट मेरे दिमाग में पूरे साल भर रहता था कि चाहे हो या ना हो, मुझे अपना 100% देना है, कहीं ना कहीं मुझे बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर मेरा नहीं भी हुआ तो मुझे कभी ऐसा ख्याल ना आए कि मैंने खुद से कोई तैयारी नहीं की थी, इसकी वजह से नहीं हुआ। तो फिर इस साल मैंने काफ़ी मेहनत की, अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने इस साल क्लासेस ज्वाइन किया, फॉर्चुनेटली एंड लकीली मुझे अच्छे टीचर्स मेरे बैच में मिले, बिकॉज मेरा स्कोर 441 था, तो डिस्काउंट भी मिल गया क्लासेस में। आपको आपके 10th स्टैंडर्ड में और 12th में अच्छे परसेंटेज है और आपका नीट का स्कोर अच्छा रहता है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। उस ईयर उसके पहले अगर आपका मतलब 450 वगैरह आ रहा है तो आपका अंडर 1 लाख रैंक आता है, बट जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ता है तो फिर नहीं आया मेरा अंडर 1,20,000 समथिंग रैंक था मेरा लास्ट ईयर 441 मार्क्स पे। तो मैंने बताया मतलब क्लासेस में, और फिर उसके हिसाब से कुछ डिस्काउंट मिल गया मुझे, अच्छी बैच मुझे मिल गई और अच्छे टीचर्स भी मिल गए। फिजिक्स केम बायो तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। हमारी मंथली टेस्ट सीरीज होने लगी। फर्स्ट टेस्ट मुझे याद है, अभी 15 डेज में हमारी टेस्ट होती थी। फर्स्ट टेस्ट मैंने दिया था तो मेरे 645 मार्क्स आए थे। 3 साल में पहली बार मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे 645 में, बहुत खुश हुई थी। अब जाके जब पहली बार मेरा 600 क्रॉस हुआ था, 600 क्रॉस होना मेरे लिए एकदम बिल्कुल ड्रीम लगता था। मतलब लास्ट ईयर मैं इतना प्रैक्टिस करती थी, इतना पढ़ती थी, तो भी 580 560 यहीं तक मैं रह जाती थी। 600 मेरा कभी क्रॉस नहीं हो पाता था। पर इस बार अब जैसे मेरे टेस्ट पे टेस्ट होते थे, मेरा 600 अब भी मार्क्स आ रहे थे। बिलो 600 मैं बहुत रेयरली जा रही थी, अब 600 ही रहते थे मेरे मार्क्स। 640 650 यही रेंज रहता था। कभी कभी 2-3 बार 660 665 ये मार्क्स भी आए हैं। बट एक थॉट रहता था, बिकॉज मेरी सेंटर रैंक है वो 25 20 ऐसी रहती थी, मतलब टॉप 10 में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल रहता था।
एक्चुअली हमारे क्लासेस में इंजीनियरिंग के एक टीचर थे, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जब हमारा 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया नीट का, इसके पहले नहीं रिड्यूस हुआ था, इसके पहले हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे। मतलब मैंने पहले के अटेम्प्ट्स में सब कुछ किया है केम बायो वगैरह का, बट इस बार 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो उन्होंने कहा था कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है और स्टूडेंट्स भी एवरी ईयर बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इस बार का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। मतलब महाराष्ट्र का हमें कम से कम 640 कंसिडर करके चलना है। जब भी मेरे बिलो 640 मार्क्स आते थे, या फिर ठीक है 640 तो ठीक है, सपोज अगर 625 भी गया तो भी, अगर 620 625 या फिर कभी सपोज बिलो 600 भी मार्क्स आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर ये टेस्ट मेरा नीट का एग्जाम होता तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता, आज मैं अपना लास्ट अटैम्प्ट खो चुकी होती। ये टेंशन, ये थॉट मेरे दिमाग में बार बार आता रहता था हर एक टेस्ट के टाइम पे। तो जब भी मेरे अच्छे स्कोर आते थे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था, बट यहाँ जो रैंक है वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता था। हमारे सेंटर में भी काफ़ी कंपटीशन था, तो उससे पता चल जा रहा था कि ऑल इंडिया में भी बहुत कंपटीशन होने वाला है इस साल। मुझे कहीं ना कहीं पता लग रहा था ये बात, बिकॉज अगर मैं 640 भी ला रही हूँ तो भी टॉप 10 नहीं आ रही थी, टॉप 15 या फिर 20 यही रैंक आ रही थी। तो आप ज़रा एस्टिमेट कर सकते हो, अगर आप 640 या 650 ला के भी अपने सेंटर पे 15 रैंक ला रहे हो, और आपके कोचिंग के, आप जो भी अगर रिनाउंड कोचिंग में रहोगे, मैं रिनाउंड कोचिंग में थी इस ईयर, तो 640 अगर सपोज आप ला रहे हो 640 या 650 और आपकी सेंटर रैंक 15 है, तो उस कोचिंग के कम से कम 200 ब्रांचेस थे ऑल ओवर इंडिया में, और ऐसे 10 कोचिंग थे, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2000 हो गया। अब आपकी जो रैंक आ रही है, सपोज आपकी सेंटर रैंक 10 आई है, 10 इंटू 2000 करो तो आपको 20,000 मिल जाता है। तब आप समझ लो आपकी 20,000 टॉप 20,000 में आप ऑल ओवर इंडिया में आ गए हो। ये थोड़ा रफ एस्टिमेट है, आपका इससे शायद बेटर ही आ जाए, बिकॉज सीट्स भी बढ़ती है। पहले 40,000 सीट थी और अभी 56,000 हो गई है ये ईयर। महाराष्ट्र का जनरली क्या कट ऑफ रहता है कि अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 40,000 ये रेंज में आ रहा है, तो आपको मतलब महाराष्ट्र में सीट मिल जाती है, कोई भी लास्ट राउंड में कॉलेजेस में सीट मिल जाती है MBBS की गवर्नमेंट। तो फिर आपका 40,000 रैंक ये रहना चाहिए ऑल इंडिया। अगर आपका आ रहा है तो आप समझ लो आप सेफ स्कोर पे हो। तो इससे जब मैं मल्टीप्लाई करके देखती थी तो मुझे समझ में आता, मेरा 25,000 30,000 35,000 समटाइम्स 40,000 ऐसा मतलब आ रहा था एस्टिमेटेड। जब आपका जो सेंटर रैंक आ रही है मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2000 करोगे। कभी कभी लो टेस्ट में लो स्कोर्स आते थे, तो फिर मैं अपना एफर्ट और ज़्यादा बढ़ाती थी। कितने बार मैंने शायद 1 आवर रात को सो के टेस्ट देने के लिए चली गई हूँ। शायद एक बार तो मैंने सोई नहीं थी रात को और सुबह डायरेक्ट चली गई थी, बिकॉज टेस्ट का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता था। एक्चुअली हमारा नवंबर दिसंबर में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, जिसमें हमें ऑल इंडिया लेवल पे हमारी रैंक पता चलती है, और उसके जस्ट 1 वीक बाद हमारी एक NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज वो भी स्टार्ट हो गई थी। जो होती थी वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता था ताकि हम ऑल इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करें और ज़्यादा हार्डवर्क करें, तो उससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी। और उसमें हमारा इतना अच्छा स्कोर नहीं आता था, तो हम ऑल इंडिया टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, तो उसमें हमारा थोड़ा बेटर आ जाता था, वो थोड़ा इजी रहता था इसके कंपैरिजन में। बट ये वाला डिफिकल्ट रहता था, उसमें किसका भी अच्छा स्कोर लाना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो वो हमारी स्टार्ट हो गई थी नवंबर दिसंबर से ही ऐसा चल रहा था। और जैन एंड फेब से क्या होता था कि एवरी 3 डेज में हमारी टेस्ट रहती थी। 3 डेज मीन सपोज कल टेस्ट है आपकी 15 चैप्टर्स 11 स्टैंडर्ड की, फिर उसके 3 दिन बाद आपके 15 चैप्टर्स की टेस्ट है 12 स्टैंडर्ड की। तो ऐसा कभी 11th की कभी 12th की ऐसे सिलेबस चेंज होता था और हमारी टेस्ट होती थी। तो फिर एक साथ पहले का भी रिवाइज करते जाना पूरा साल भर का, और आगे का भी पढ़ते जाना। आई मीन जैसे हमारे 11th कंप्लीट हुआ, 11th की रिविजन टेस्ट भी चालू हो गई थी, और 12th के जो न्यू चैप्टर्स हमें पढ़ाए जा रहे हैं उसकी भी टेस्ट होती रहती थी। तो पहले का भी रिवाइज करना और न्यू जो चैप्टर्स हमें पढ़ा रहे हैं उसका भी साथ में पढ़ते जाना, वो थोड़ा हेक्टिक हो गया आती थी। तो कभी कभी शायद पूरी रात भी जागना पड़ता था। मैं ही नहीं, काफ़ी लोग एस्पिरेंट्स करते हैं, तो फिर मैंने भी किया। तो स्कोर आ रहा था, अच्छे स्कोर आ रहे थे मेरे, 650 रेंज में ही आ रहे थे। कभी कभी 670, एक बार 680 आया है, हाईएस्ट अभी तक 680 ही है। और एक बार फुल मॉक में 670 आया था। फुल मॉक में हाईएस्ट 670 है, और पार्ट सिलेबस में मेरा हाईएस्ट स्कोर 680 है। और बाकी अगर आप एवरेज पूछोगे तो फिर एवरेज 638, मतलब आप 640 बोल सकते हो। पार्ट सिलेबस का मेरा एवरेज ऑल ईयर पूरे साल भर का 640 था। तो ये स्कोर मेरे आ रहे थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था टेस्ट। बट यहाँ रैंक नहीं आ रही थी, टॉप 10 रैंक लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट जनवरी जैसे स्टार्ट हुआ, फेब में कभी कभी मेरी रैंक इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई, मेरा टॉप 5 में भी आने लगी। और 1-2 बार मेरा रैंक 1 भी आया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग था। मतलब कि पहले मैंने जब मेरी फर्स्ट टेस्ट थी तो मेरा सेंटर रैंक 20 की 30,
आई थिंक 30 थी। तो सेंटर रैंक 30 से सेंटर रैंक 1 पे आना वो जर्नी रहती है, वो काफ़ी लॉन्ग एंड हेक्टिक होती है। और जब फाइनली मेरा कभी टॉप 5 में रैंक आ रहा तो लग रहा था कि हाँ अभी शायद मुझे टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, अपने स्टेट के एटलीस्ट मिल जाएंगे या फिर मुंबई में मिल जाएंगे। मेरा ड्रीम था मुंबई का कोई कॉलेज, कोई सीट सिक्योर करना। मुंबई से बाहर मुझे नहीं जाना था। इसलिए मैं लास्ट अटैम्प्ट में अपना 100% दे रही थी कि चलो आखिरकार अगर मेरे 3 अटैम्प्ट गए हैं, 3 ड्रॉप मैंने फाइनली लिया है, तो मुझे लास्ट में फाइनली एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। इसलिए मैं अपना 100% दे रही थी कि मुझे एक टॉप कॉलेज मिल जाए, फिर मैं सेटिस्फाइड रहूँ और मुझे कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी तरफ से कोई कम हार्डवर्क किया, फिर कम मेहनत की। तो ऐसे चल रहा था, अच्छे स्कोर आ रहे थे। फिर लास्ट मंथ में मुझे टॉपर्स बैच में सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज जिनका अच्छा स्कोर रहता है अबव 630-40, आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू सिलेक्टेड, बट मेरा एवरेज 638 था, आप 640 बोल सकते हो। तो जिनका अच्छा स्कोर रहता है उन्हें टॉपर्स बैच में सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो मुझे सिलेक्ट किया था। और हमारे बैच से भी और भी काफ़ी सारे लोग थे, उनको भी लिया था जिनके अच्छे स्कोर्स थे। तो फिर लास्ट मंथ में हमारी क्या होती है, अगर आप उसमें हो उस बैच में तो रेगुलर टेस्ट होती है, और अगर आप नॉर्मल वाली बैच में हो तो फिर आपके 3 डेज में टेस्ट होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, काफ़ी लोग को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें बस बता रही हूँ। बिकॉज इसके पहले के अटैम्प्ट में, मतलब सेकेंड अटैम्प्ट और फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई बैचेस भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कि अगर आप अच्छे स्कोर लाते हो तो आपके लास्ट मंथ में रेगुलर टेस्ट होगी, आप इतना इंप्रूव कर पाओगे। और अगर आपका मतलब नॉर्मल स्कोर है या फिर 300-400 ऐसा स्कोर है तो आप मतलब फिर आपके लास्ट मंथ में 3 डेज 4 डेज में ऐसे टेस्ट होंगे। आई पर्सनली फील दैट अगर आपके रोज टेस्ट होते हैं तो आप इंप्रूव कर पाते हो, आप अपने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाते हो। मुझे लगता है ये जो टेस्ट है वो सबका ही लेना चाहिए, बट जो भी अभी रूल्स बने हैं, रेगुलेशन बने हैं, वो सबके लिए ही है, और ऐसा सब सारे क्लासेस में ही होता है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तो एम करना चाहिए हम टॉपर्स बैच में या फिर जो भी आपके दूसरे क्लासेस में जो भी नेम होते हैं, आई डोंट नो, शायद स्टार बैच ऐसा करके कुछ होता है, तो उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उसमें एक प्लेस बनाओ अपने लिए। कि हमें ओरिएंटेशन में, आई स्टिल रिमेंबर, हमारे सर ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर आप यहाँ पे कम्पीट कर पा रहे हो, यहाँ पे आपकी रैंक अच्छी आ पा रही है इस सेंटर पे, तभी आप समझो आपके ऑल इंडिया में अच्छी आ पा रही है। तो मेरा ये टारगेट था कि मार्क्स से मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, मार्क्स तो अप एंड डाउन होते थे, बट अगर रैंक कोई मेंटेन रह रही है, फिर अगर आपकी सेंटर रैंक इंप्रूव हो रही है, तो समझो आपने कुछ इंप्रूव किया है आपकी स्टडीज़ में, आपके टेक्निक्स में। फिर हमारी लास्ट मंथ में फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गए। पहले 5 सिलेबस टेस्ट लिए, उसमें भी मेरा वही एवरेज स्कोर आया 638, जो मेरा ऑल इंडिया टेस्ट का स्कोर था ऑल ओवर ईयर में। मतलब जो साल भर हमारी जो टेस्ट ली थी मंथली, उसमें मेरा एवरेज था 638। और फिर बाद में हमारे लास्ट मंथ में 5 सिलेबस टेस्ट लिए, 20 चैप्टर्स करके, तो उसमें मेरा एवरेज 638 ही था। 5 सिलेबस टेस्ट के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हुआ था, बीच में मुझे बहुत कफ एंड कोल्ड हो गया था, मेरा सिलेबस रिवीजन नहीं हो पा रहा था ठीक से। मतलब आने के बाद में मैंने डॉक्टर को, मैं नहीं जा रही थी दिखाने के लिए, बनेली गई, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते, लास्ट मंथ ही बचा हुआ है। अप्रैल 22 मार्च से हमारे लास्ट मतलब फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, जो भी थी उस टॉपर्स बैच के। तो फिर मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, कोल्ड बहुत हो गया था और पेपर लिखने टाइम बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं फाइनली डॉक्टर के पास गई, मैंने मेडिसिन लिए, उससे मुझे बहुत नींद आ रही थी। मतलब अगर आप ले लेते हो शाम को 7-8 बजे खाते हो, मतलब उतनी नींद मुझे आज तक मैंने जो भी मेडिसिन खाए उतनी नींद और किसी इसमें नहीं आई, मगर ये मेडिसिन में जब खा रही थी तो बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने शायद 4 डेज या 5 डे 1 वीक का डोज था एंटीबायोटिक का, तो वो मैंने कंप्लीट किया था पूरा। तो उसकी वजह से हमारे 5 सिलेबस टेस्ट भी चल रहे थे। एक दिन में एक टेस्ट में 20 चैप्टर्स रहते थे, 11th के 12th के, ऐसे करके आई मीन अराउंड 100 चैप्टर्स है, 100 नहीं 97 है, बट अब डिवाइड करते हो तो ऐसे 20 करके 5 टेस्ट में डिवाइड किया हुआ था। तो 2 टेस्ट के टाइम पे तो मतलब मैं घर पे आ रही थी, मेडिसिन खा रही थी, उसके बाद मैं सो जा रही थी। मॉर्निंग में डायरेक्ट 6 AM को उठ रही थी और 6 आवर जो भी रिविजन हो पाया था ऊपर से रिवाइज करके टेस्ट देने जा रही थी। रिवीजन का इतना प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज साल भर उन्होंने हमारी बहुत अच्छी टेस्ट ली थी, जो NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज चलती थी और जो ऑल इंडिया चलती थी, उसकी वजह से अच्छा खासा रिवीजन हो रहा था। मतलब जैसे हम लोग 12th का न्यू सिलेबस पढ़ते हैं, हम लोग 11th का भी जो रहता था वो 5 सिलेबस टेस्ट हमारी रिवीजन के लिए होती रहती थी, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी वजह से रिवीजन का इतना इशू नहीं आया। बट हाँ, कुछ फॉर्मूलेस रहते हैं फिजिक्स के, केम के और बायो के, कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स है जैसे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, उन्हें आप मतलब जितना पढ़ोगे उतना ही वो कम रहता है। आई स्टिल रिमेंबर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड प्लांट किंगडम, ये 3 चैप्टर तो मुझे काफ़ी टफ लगते थे। मैंने इन 3 चैप्टर्स में अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन फिजियो तो हो जाता था, जल्दी हो जाता था, बट ये 3 चैप्टर्स स्पेशली बॉटनी में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था मुझे पर्सनली। 5 सिलेबस टेस्ट हुए, उसके बाद में हमारे फुल मार्क्स स्टार्ट हो गए। फुल मार्क्स से पहले ही मेरी हेल्थ
जो थी वो पहले से बेटर हो गई थी, ठीक हो चुकी थी कम्प्लीटली आप कह सकते हैं। फिर मैंने अच्छे से रिविजन करना स्टार्ट कर दिया। जो भी अब मेरे पास टाइम नहीं था, आई मीन काफ़ी लोगों का जब पार्ट टेस्ट हो रहे थे तभी उन्होंने रिवाइज कर लिया था, बट मेरा नहीं हो पाया था प्रॉपर्ली। मतलब 10 to 15 चैप्टर्स बचे रह गए थे, 1100 के स्पेशली बचे रह गए थे, जो मुझे एक बार पहले करना था। नीट देने से पहले मुझे उन्हें ठीक से रिवाइज करना था, बट टाइम नहीं बचा था। तो मैं क्या करती थी, टेस्ट देने जाती थी और मैं अगर सपोज एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो फिर मैं घर पे जाके वो चैप्टर निकालती थी और पूरा रिवीजन कर लेती थी, ताकि आने वाले टेस्ट में उस चैप्टर से पर्टिकुलरली मेरा फिर से कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन को रेक्टिफाई करके, एक क्वेश्चन को पकड़ के वो किस चैप्टर का है वैसे चैप्टर वाइज करती गई मैं, और ऐसे चैप्टर वाइज मेरा रिवीजन हो गया। तो मैंने अराउंड 15 मॉक टेस्ट दिया होगा। उसमें से ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 टेस्ट में तो मेरा बिलो 600 स्कोर था, मतलब 580, 590, 595 ऐसे ही था। लोएस्ट 580 ही था, 580, 590, 595, 600, 602 ऐसे ही था। और पास्ट टेस्ट में मेरा अबव 600 स्कोर था, जो कि 660 मेरा क्या था, बहुत अप एंड डाउन आ रहे थे। फिजिक्स में इफ़ यू विल आस्क मी, मेरा 12th का जो फिजिक्स है वो लिटिल बिट वीक है, बट 11th का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने पहले प्रीवियस अटेम्प्ट में 11 फिजिक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और 12th पे थोड़ा कम फोकस किया था। तो 11 फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिस भी टेस्ट में 11 स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स आती थी और 12 फिजिक्स का थोड़े कम क्वेश्चन आते थे, तो उस टेस्ट में मेरा स्कोर ज़्यादा अच्छा रहता था। तो मेरे बहुत अप एंड डाउन आ रहे थे मॉक टेस्ट के स्कोर्स में। मतलब सपोज आज मेरा आया है 595 मार्क्स, तो कल मेरा 665 मार्क्स आता था, फिर वापस उसके बाद में नेक्स्ट डे मेरा अराउंड 600 मार्क्स आता, फिर उसके नेक्स्ट डे 660, ऐसे करके मेरा बहुत अप एंड डाउन चल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सपोज मेरे फेवर में पेपर नहीं आता है, तो मेरा बिलो 600 स्कोर अगर मैं रह गई तो फिर तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। तो लास्ट मंथ में ये टेंशन मुझे बहुत हो गया था, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट के जो स्कोर्स है वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे उनके कंसिस्टेंट स्कोर आ रहे थे, कुछ लोग के तो सपोज अगर आपके 620 आते तो वही रेंज आ रहे हैं, आपके 650 या 660 आते तो वही रेंज आ रहे हैं, तो उससे अबव आ रहे हैं। अगर वो लोग लो जाते तो भी 630 या 40 तक ही जाते हैं, बट मेरा लो बिलो 600 जा रहा था और मेरा हाई अबव 650 जा रहा था। इसका स्कोर नहीं आ रहा था, ऐसा बहुत अप एंड डाउन हो रहा था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने चैप्टर वाइज रिविजन किया, मैंने देखा क्या चीज़ रॉन्ग हो रही है, धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगे स्कोर। लास्ट में थोड़े स्टेबल स्कोर्स आ रहे थे। 620, 630 पे मेरा जो स्कोर है वो थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया था। 630, 635 ऐसे स्कोर्स आ रहे थे। 4-5 टेस्ट में यही रेंज में स्कोर्स आए हैं, तो अब लग रहा था ठीक है अब कंसिस्टेंट आ रहे हैं। अब जब मेरा रिवीजन एक बार कंप्लीट हो गया करके सिलेबस 11-12 का पूरा, तब जाके मेरे स्कोर कंसिस्टेंट हो पाए। सो द थिंग इज, हमें एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब हमें मॉक टेस्ट के स्कोर पे जज करना चाहिए। फुल मॉक टेस्ट आई एम स्पीकिंग अबाउट। फुल मॉक टेस्ट के स्कोर एक बार अगर हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए तब हमें जज करना चाहिए। अगर आपका रिवीजन चल रहा है, साथ साथ में आप दे रहे हो और फिर आपका अगर लो स्कोर आ रहा है, तब हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उससे कुछ नहीं होगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब हमें जज करना चाहिए कि अब हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो तब जाके मेरा 630, 635 ऐसा स्कोर आ रहा था। फिर नीट से 1 वीक बचा हुआ था। मुझे बायो के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा था, बिकॉज जब भी जो 1 मंथ था लास्ट, उसमें मैंने फिजिक्स एंड केम पे फोकस किया था, उसके रिवीजन पे। और बायो का मुझे लगा कि मुझे बायो का रिवीजन लास्ट वीक में फिर से एक बार करना चाहिए। बायो ही नहीं, पूरे सिलेबस का रिवीजन। तो लास्ट वीक में आई स्टिल रिमेंबर, लास्ट टेस्ट में मेरे नीट के लास्ट टेस्ट में मेरे 582 मार्क्स आए थे। बहुत कम थे, बट मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। ये अप एंड डाउन चल रहा था, बट मुझे समझ में आ रहा था पेपर पैटर्न, मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और लास्ट मंथ में हमारा 3 आवर्स में हमारा पेपर लेने लगे। स्टार्टिंग में हमें 3 आवर 20 मिनट्स देते थे, और जब पेपर से 10 to 15 डेज बचे हुए थे तो हमें 3 आवर्स का हमें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, ताकि बीच बीच में हमें जो एग्जामिनर्स आते हैं वो हमें सिग्नेचर के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब भी करते हैं। फिर सपोज हमें पेपर लेट भी दिया तो भी हमें 3 आवर में पेपर्स कंप्लीट करने आना चाहिए। तो इसलिए 3 आवर में मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जब दिया था उस दिन तो मैं सेकेंड लास्ट स्टूडेंट थी जिसका पेपर कंप्लीट हुआ था और मैंने सबमिट किया था। तो मुझे लगा 3 आवर में कैसे हो पाएगा, अगर सपोज 3 आवर दिया तो मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा लगा। फर्स्ट डे ऐसा सिचुएशन था, बट सेकेंड डे से मेरा स्पीड हो गया। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट सब्जेक्ट से जैसे मैं अटेम्प्ट करती, इस फर्स्ट सब्जेक्ट से मैंने बहुत स्पीड बना के रखी थी। मतलब ज़्यादा नहीं सोची, अगर करना है तो करना है, नहीं अगर श्योर है तो फिर मैं छोड़ देती थी और लास्ट के लिए करती थी। प्रैक्टिस हो गई थी, स्ट्रैटेजी मतलब माइंड में बन गई थी कि अब मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं था, उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी। और लास्ट वीक था तो मैंने पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया। लास्ट वीक में मैंने टेस्ट देना छोड़ दिया क्लासेस से, मुझे लगा एक बार रिविजन करना चाहिए। क्लास में तो मतलब टेस्ट चलते रहते हैं, नीट के 2 दिन पहले तक हमारा टेस्ट लेते हैं, बट मैंने लास्ट 1 वीक, मेरा ट्रैवलिंग में भी काफ़ी टाइम जाता था, 2-3 आवर्स में कोई ट्रैवलिंग में चले जाते थे। तो मैंने लास्ट 1 वीक में सिर्फ रिविजन किया। तो फिजिक्स का, केम का, फिजिक्स के 11-12 के फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज किए। केम में ऑर्गेनिक के लिए मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। इनऑर्गेनिक मेरा वीक पार्ट था, तो इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक और डी ब्लॉक मैंने एक बार फिर से पूरी NCERT रिवाइज किया। और बायो में बॉटनी, ज़ू,
पूरा कम्प्लीटली 11th और 12th पूरा मैंने एक बार रिवाइज किया, बिकॉज उसमें मैं रिस्क नहीं ले सकती। बाकी फिजिक्स में आपको कुछ क्वेश्चन रॉन्ग या फिर थोड़ा कम स्कोर आया तो भी चलता है, बट बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें 360 मार्क्स हमारे आने ही चाहिए। और मेरा मिनिमम टारगेट था, मुझे एटलीस्ट मिनिमम 340 तो लाना है। मेरा बॉटनी में रॉन्ग होता था, बॉटनी के लिए मैं थोड़ा टेंस थी, बिकॉज मॉक टेस्ट मेरा जूओ में कितने बार 2-3 बार फुल स्कोर आ रहा था, 180 आउट ऑफ 180 परफेक्ट स्कोर आ रहा था, बट बॉटनी में 160 यही स्कोर आ रहा था, 160 155 ऐसा ही आ रहा था। मेरा प्लांट किंगडम और वो वाला जो पार्ट है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो वाला पार्ट वीक था, तो बॉटनी में मेरे रॉन्ग हो जाते थे, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं आ पाता था। तो मैंने उसका रिवीजन प्रॉपर किया और फिर नीट देने गई। नीट के डे भी मैं पढ़ रही थी, और मॉर्निंग में हम लोग चले गए थे, तो मैंने थोड़े 5-6 चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ फॉरगेटेबल पॉइंट्स रिवाइज किए। उसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस था, ये टेंशन नहीं था, ये डर नहीं था कि नहीं हो पाएगा, था कि मतलब जो भी स्कोर आएगा बट सिलेक्शन हो जाएगा, उतना तो मैं मार्क्स मतलब निकाल लूँगी इस बार। तो फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। पेपर मैंने देखा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बायो से स्टार्ट किया, बॉटनी एंड जूलॉजी। उसके बाद में मैंने मिडल में फिजिक्स रखा, क्योंकि फिजिक्स को लास्ट में रखते हैं, और सपोज अगर फिजिक्स लेंदी आ गई तो हेक्टिक हो जाता है, और फिर लास्ट में प्रेशर में क्वेश्चन का आइडिया आना कि हमें कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने फिजिक्स को मिडल में रखा था सॉल्व करने के लिए। बॉटनी जूलॉजी किया मैंने। बायो इस साल का काफ़ी लेंदी आया था, मुझे तो काफ़ी लेंदी लगा वो, तो 1 आवर चले गए बायो करने में। 5-10 मिनट्स तो रोल नंबर लिखने में चले जाते हैं। उसके बाद में 1 आवर बायो करने में चला गया, और मैं भरने के लिए कॉन्शियस थी, तो बायो का तो मैंने स्लोली भरा। बॉटनी एंड जूलॉजी के 90 क्वेश्चन के ओमार मैंने शायद 15 मिनट्स में भरे होंगे, धीरे धीरे भर रही थी, मुझे रिस्क नहीं लेना था, बिकॉज मुझे दिखा कि बायो ईजी आई थी, काफ़ी स्कोरिंग आई थी, बट लेंदी थी, तो किया बायो। उसके बाद में केमिस्ट्री भी ईजी आई थी, आई मीन स्कोरिंग तो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, और ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था ज़्यादा, 1-2 क्वेश्चन का छोड़ के। जैसे वो एक्वस कॉपर सल्फेट क्वेश्चन था, उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, बट मैंने अटेम्प्ट किया वो, और फाइनली मेरा राइट भी था। आंसर के आने के बाद भी मुझे लगा कि पता नहीं, शायद आंसर की रॉन्ग होगी, मेरा रॉन्ग होगा, बिकॉज अल्केलाइन और एक्वस मुझे तो मतलब दोनों ही करेक्ट लग रहा था, बट बाद में फाइनली वो करेक्ट हो गया। एक्वस ही करेक्ट आंसर था जो मैंने किया था। तो केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन ही थे जिसमें कंफ्यूजन था। ओवरऑल केमिस्ट्री इजी आई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो केमिस्ट्री मेरा 40 मिनट्स में हो गया, जो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था। बायो के बाद मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया, फिजिक्स भी मेरा हो गया, 1 आवर में हो गया था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री मेरा 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। एक्चुअली रिमेंबर 5 बज गए थे, और केमिस्ट्री का सेक्शन भी मेरा बचा हुआ था, और केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दोनों सब्जेक्ट का ओएमआर बचा हुआ था। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले बायो कंप्लीट कर लेंगे, बॉटनी एंड जो उसका ओएमआर भर लेंगे, उसके बाद में फिजिक्स करेंगे बीच में, और केमिस्ट्री करेंगे, और बाद में होने के बाद में उन दोनों को ओएमआर साथ में भरेंगे। तो 5 बज गए थे, सेक्शन बी बचा हुआ था, 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे, और फिजिक्स एंड केम का ओएमआर भरना था, तो ये बचा हुआ था। तो सेक्शन बी मैंने किया, उसमें मैंने थियोरी क्वेश्चन किए, मैं इनऑर्गेनिक क्वेश्चन किए, फिजिकल के लिए मैं नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ था। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन किए मैंने सेक्शन बी में, तो 10 मिनट्स लगे मुझे, 10 क्वेश्चन मैंने कर लिए टाइम से, और 10 मिनट्स में बाकी मैंने फिजिक्स एंड केम का ओएमआर भर दिया। स्पीड में भरा, धीरे धीरे भर रही थी, ध्यान से फुल फोकस में चेक कर रही थी कि कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, बट फाइनली मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया, ओएमआर टाइम से भर लिया, और 2-3 मिनट पहले ही मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो भी मुझे आ रहे थे, और 2-3 मिनट पहले मेरा सब कुछ करके ख़त्म हो गया था, और मैं ऐसी बैठी हुई थी। उसके बाद में बेल बजी, मैम ने लिया पेपर, मैं बाहर आई। फाइनली एक अच्छा रिलीफ मुझे फील हुआ कि फाइनली हाँ मेरा पेपर हो चुका है। मेरी मॉम थी, मैंने उन्हें बताया, आई डोंट नो कैसे, बट मैंने बोला ना भी रॉन्ग हो जाए बट मम्मी मिनिमम 650 आ जाएगा, ये लाइन मैंने उन्हें पहले ही मतलब बोल दिया था सेंटर से बाहर ही, और फाइनली रिजल्ट में भी 650 स्कोर आया। घर पे जाके आंसर की से काउंट किया तो फिर यही 650 मार्क्स बन रहे थे, और जिस कोचिंग की से मैंने जो मार्क्स काउंट किया था उसका और एनटीए के ऑफिशियल आंसर की दोनों भी सेम मैच की, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ। ओएमआर रिलीज़ किया गया, ओएमआर मैंने चेक किया, मुझे डर था थोड़ा कि शायद ओएमआर मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा डर था कि ओएमआर मिस्टेक शायद हो गया हो, क्योंकि मैंने लास्ट के 10 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा ओएमआर भरा हुआ है, और एक भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो कहीं मैं रह ना जाऊँ फिर से इस साल, ये डर थोड़ा लग रहा था। बट जब ओएमआर रिलीज़ हुआ और मैंने चेक किया कोई मिस्टेक नहीं है, मेरा स्कोर 650 प्रॉपर आ रहा है, तब मैं बहुत खुश हुई। मैंने पेरेंट्स को बताया, वो बहुत खुश थे कि फाइनली चलो यार इस बार हो गया है। बट यार रैंक जो हम एक्सपेक्टेड नहीं थी वो रैंक आई है, 29,500 समथिंग रैंक आई है। मुझे लगा कि मिनिमम 22-23 मैक्सिमम इतना रैंक आ जाएगा, 22-23,000, बट 29,000 किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ठीक है, अभी मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ही हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में मार्क्स पे रैंक बहुत ज़्यादा आई है, हर स्कोर हर मार्क्स रेंज में रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, और इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हम चाहें ना चाहें।
तो ठीक है, इसे एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगा बट फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया है, स्कैम हुआ है और काफ़ी जगह पेपर पहले से ही में आ गया था। इसका भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, न्यूज़ में आया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, बट फाइनली बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया। रीनीट के भी बहुत चल रहे थे अपडेट्स, ऐसा लगा शायद रीनीट हो जाएगा। मुझे तो सच में लगने लगा था कि रीनीट होगा, तो मैंने रीनीट के लिए पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। रोटेशन जो मुझे आज भी बहुत हॉररफुल लगता है, मैंने उसका स्टार्ट कर दिया था। मैंने शायद फिर से 250 या 200 क्वेश्चन, या फिर आई डोंट नो, आई हैवंट काउंटेड येट, बट मोर देन 100 क्वेश्चन आई वुड हैव सॉल्व्ड ऑफ रोटेशन. And finally renit didn't happen and this was my final score. So this was my complete 5-year story. I know this video has got a little bit long, but I wanted to share every detail and mistake which I did, which costed me these much attempts. But finally my hard work paid off. This year I'm finally going to a medical college and I'll be joining MBBS soon. Now about the test series which I wanted to share with you in the end. I joined Akash All India Test Series. AIATS test that you can buy it online. It was around 10,000 approximately, and after discount it costed me 6,000 when I submitted my 12th standard percentage and last year NEET result. So you can buy it, it is good. If you have bought it, then you should give all the tests. If you are an online student and doing self-study from home, then joining a test series is very important for your journey, because it helps you to know and rectify what mistakes you are doing in your journey and what needs to be rectified and how can you improve. You'll get to know the method by yourself as you move ahead. Thank you so much for watching this video. Meet you all in the next video. Bye.